हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे अपने फिफ्थ यूनिट की। फिफ्थ यूनिट में जहाँ पे हमें एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना है, प्रसार शिक्षा पढ़नी है। तो चलिए अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले, आज जब से आप बीए में पहुँचे हैं फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में पहुँच गए, लेकिन अभी तक आपके सिलेबस में प्रसार शिक्षा नहीं दिया गया था। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में फिफ्थ यूनिट में होम साइंस में आपको प्रसार शिक्षा पढ़नी है और बेसिक से यहीं से शुरुआत करनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये प्रसार शिक्षा है क्या। इस यूनिट में आपको पूरा इंट्रोडक्शन ही बताया गया है कि इसमें होता क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, किस सिद्धांत पर क्या कार्य करता है प्रसार शिक्षा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर जो प्रसार शिक्षा है ये है क्या चीज़। तो देखिएगा कि जो प्रसार शिक्षा है ये लैटिन भाषा के एक्सटेंसिव से लिया गया है। प्रसार शिक्षा की इंग्लिश आप लोग देख रहे हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन होती है। एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन का अर्थ होता है प्रसार और एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा। और जो एक्सटेंशन वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें एक्सटेंशन जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं, पहला है एक्स और दूसरा है टेंसिव। जो एक्स है इसका अर्थ होता है कि बाहर, आउट, यानी कि बाहर की ओर। इसके बाद है टेंसिव। जो टेंसिव है इसका अर्थ होता है विस्तार या फैलाव या फिर फैलाना, यानी कि कोई भी चीज़ है उसे हम क्या कर रहे हैं, अपने से बाहर की ओर क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं या विस्तार कर रहे हैं। हम प्रसार शिक्षा को विस्तार शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये आखिर जो ये शिक्षा है ये क्यों दी जा रही है। इसमें प्रसार का मतलब तो आप लोग समझ लिए कि बाहर की ओर फैलाना, और शिक्षा का अर्थ समझिएगा कि शिक्षा जो कि जिसकी इंग्लिश होती है एजुकेशन, इसका अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि जो व्यक्ति का अपना ज्ञान है, तर्क है, यानी कि किसी वर्ड को सोचने समझने की जो तर्क वितर्क इंसान करता है वो तर्क, या फिर नई जानकारी, जो नई नई जानकारियां हर रोज वो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, आदि की खोज ही क्या होती है, शिक्षा होती है। यानी कि हर रोज जो कुछ भी नई नई चीजें वो व्यक्ति खोज रहा है, सीख रहा है, वो सारी चीजें क्या हैं, शिक्षा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। तो यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है, प्रसार शिक्षा की। तो प्रसार शिक्षा में देखिएगा कि जो प्रसार शिक्षा है वो क्या है, ये प्रसार शिक्षा जो है ये किसको दी जा रही है और क्यों दी जा रही है। तो देखिएगा कि जो प्रसार शिक्षा है ये विद्यालय न जाने वाले व जिनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है, यानी कि ऐसे लोग, गांव के लोग जो विद्यालय कभी गए ही नहीं हैं, विद्यालय देखे ही नहीं हैं, या फिर ऐसे लोग जो विद्यालय तो गए लेकिन किसी कारणवश उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई है, वो और आगे तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह शिक्षा है। और फिर देखिएगा बेरोजगारों की शिक्षा है, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता तो है, अंदर से कौशल तो है, लेकिन वो बेरोजगार हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनके पास पूंजी ना हो, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके पास पूंजी तो है लेकिन उनके पास करने के कौशल नहीं है। तो ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों के लिए प्रसार शिक्षा दी जाती है। तो इसके बाद देखिएगा अशिक्षित व्यक्तियों, जो व्यक्ति अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं, और महिलाओं के लिए, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए यह शिक्षा दी जाती है। प्रसार शिक्षा किसके लिए है, बेरोजगारों के लिए है, अशिक्षितों के लिए है, और किसके लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए यह शिक्षा दी जाती है। अगर इसकी परिभाषा की हम बात अब करते हैं कि जरूरतमंद वर्ग, यानी कि जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है, जरूरतमंद वर्ग के लोगों को उनके स्थानीय परिस्थिति, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। जो व्यक्ति जहाँ पे है, जिस स्थान पे है, उस स्थान की जो भाषा है वो शुरू से जिस भाषा का प्रयोग करता आ रहा है, या फिर जिन अपने गांव के जो मुखिया होंगे जिनकी बातों पे वो विश्वास करता आया है, उस मुखिया का सहयोग लेकर के, या फिर जो उनके पास संसाधन उपलब्ध हैं, यानी कि चाहे वो कृषि से संबंधित चीज़ें हों या फिर घरेलू कोई सामग्रियां हों, यानी कि बाहर से कोई चीज़ नहीं ले आनी है,
सिर्फ उनके स्थानीय परिस्थितियों में रह कर ही हमें उनको क्या करना है, शिक्षित करना है। इसमें देखिएगा कि जरूरतमंद वर्ग के लोगों को उनके स्थानीय परिस्थिति, उस स्थानीय परिस्थिति के अंतर्गत उनकी भाषा, उनके संसाधन, नेतृत्व में उनके कौशल, मनोवृत्ति, व्यवहार, यानी कि इन स्थानीय परिस्थितियों में रह करके गांव के लोगों के मनोवृत्ति, यानी कि जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब है कि जो वो चीज़ें कर रहे हों उसको आगे बढ़ाना है और अपनी खुशी खुशी से आगे बढ़ाना है, वो अपने आप को अच्छा दिखा सके। और फिर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। वो व्यवहार, यानी कि जो व्यवहार है वो अस्थायी व्यवहार आ जाए, जो व्यवहार पहले से है उस व्यवहार से हटकर कुछ आगे व्यवहार करना है, जिससे उनका जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा उठ सके। और फिर कुछ उनके कौशल भी सिखाने हैं जिससे वो अपने जीवन स्तर के लिए अच्छी इनकम कर सके। तो इसमें देखिएगा मनोवृत्ति, व्यवहार, कौशल आदि में परिवर्तन कर उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना ही क्या कहलाता है, प्रसार शिक्षा कहलाता है। यानी कि जो गांव के लोग हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं, ऐसे लोगों को उनके स्थानीय परिस्थितियों में रह करके उनकी भाषा, उनके लिए उपलब्ध संसाधन, उनके गांव के मुखिया के द्वारा, इन सबके सहयोग के द्वारा उनके कौशल, उनकी मनोवृत्ति, उनके व्यवहार में परिवर्तन करके उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना ही क्या कहलाता है, प्रसार शिक्षा कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि जो प्रसार शिक्षा है, ये तो हमने पढ़ लिया कि इसकी परिभाषा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, लेकिन आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई हमें, आखिर ये शिक्षा क्यों दी जा रही है, इसके पीछे कुछ वजह होंगे। तो जी देखिएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकता जो है, सबसे पहला पॉइंट है क्यों है कि पलायन को रोकना। पलायन का मतलब कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाना। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भी ये हेडिंग वाइज पढ़ाई जा रही हैं, इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपको पूरी बुक छपवा दी जाए, क्योंकि एक टीचर का बस काम होता है कि वो आपको गाइड करे कि आपको किस तरह से पढ़ना है और आप किस तरह से उस वर्ड को समझ सकते हैं, ना कि पूरी किताब को एक तरफ से छपवा देना। इसलिए जो भी पॉइंट्स यहाँ नोट किए गए हैं उसको एक एक करके आप लोग लिखते जाइए, और इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं वो भी नोट करते जाइएगा साथ ही साथ, नहीं तो ये सारी चीज़ें भूल सकते हैं आप लोग। तो एक सीक्वेंस वाइज याद करते जाइएगा आप लोग कि हमें लिखना भी है जो बातें बोली जा रही हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि पलायन को रोकना। अगर इसके अंतर्गत हमको लिखना है कि पलायन को रोकना, प्रसार शिक्षा में इसका क्या कार्य है, पलायन को रोकना, पलायन का अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा पलायन का अर्थ होता है कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाना। जो गांव के लोग हैं उनके पास उतने धन नहीं है कि वो अपने धन को खर्च करें और अपने जीवन यापन को ऊंचा बना सके। इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो अपने गांव को छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं। इस तरह से हमारा गांव जो है वो खाली होता जा रहा है। किस लिए? अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। तो प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य ये है कि हम क्या करें, जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो गांव के लोगों को उनके ग्रामीण जीवन में ऐसे ऐसे कौशल सिखाता है जिससे वो अपने गांव में ही रह करके, गांव में ही इनकम करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, न कि बाहर जा करके। तो पहली आवश्यकता ये थी कि पलायन को रोकना, यानी कि जो लोग गांव से बाहर जा रहे हैं उनको रोक लीजिए। दूसरी बात है कि नवीन जानकारी, यानी कि जो नई नई जानकारियां हैं। एक प्रोजेक्ट चला था कि लैब टू लैंड प्रोजेक्ट, एक कार्यक्रम चलाया गया था कि प्रयोगशाला से खेत तक। ये क्यों चलाया गया था कि प्रयोगशाला में जो भी नई नई चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो भी नई खोज हो रही हैं, उनकी जानकारी को गांव के कृषकों तक पहुंचाई जाए, जिससे उनका जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा उठ सके, उन्हें अपने खेती में जो है क्या, उनके उत्पादन में वृद्धि हो। इसलिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो उसी बात को ध्यान में रख करके देखिएगा कि जो गांव के लोग हैं उनके लिए क्या करना है, नई नई जो जानकारियां हैं, जो नई नई खोजें हो रही हैं,
उन्हें और नई नई सूचनाएं जो आ रही हैं कि हमें किस प्रकार से कब कैसे किस मौसम में किस दवाइयों का प्रयोग करना है, मत्स्य पालन करना है, क्या करना है। यानी गांव में जो लोग रह रहे हैं, जो भी चीजें सीखना चाह रहे हैं, हमें वही सिखाना है। तो इसमें देखिएगा कि उससे संबंधित जो वो सीखना चाह रहे हैं उससे संबंधित नई जानकारी, नई सूचना, विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा समय समय पर, या फिर सरकार के द्वारा गैर सरकारी कुछ संगठन योजनाएं भी चलाई जाती हैं, उन सब की जानकारी को गांव के लोगों तक क्या करना है, हमें पहुंचाना है। हमें यानी कि जो भी प्रसार कार्यकर्ता उस फील्ड में वर्क कर रहा होता है। इसके बाद देखिएगा, ग्रामीणों की समस्या सुलझाने में प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होती है। यानी गांव के लोग जो हैं, जिन उनकी जो समस्याएं हैं उनको आप सुनिए और सुन के उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनके स्थानीय संसाधन का भी ध्यान रखिए और उन्हीं में रहते हुए उन्हें उनकी समस्याओं को सुलझाइए। जैसे कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, उसे उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, खेत की जुताई कब करनी है, खेत में कौन से उर्वरक डालने हैं, कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना है। कोई व्यक्ति जो है वो मत्स्य पालन कर रहा है तो उसमें उसके उत्पादन में किस प्रकार से वृद्धि होगी। कोई डेयरी प्रोडक्ट में वर्क कर रहा है, कोई जो है गाँव की जो महिलाएं हैं पापड़ के लिए विभिन्न प्रकार की जो संगठन चलाए गए हैं, और फिर सिलाई से संबंधित जो भी चीज़ें की जा रही हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनिए और सुन करके उसके समाधान का हमें क्या करना है, उनका समाधान करना है। इसके बाद इस सीखने व सिखाने हेतु जो प्रसार शिक्षा है ये नहीं कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, बल्कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कोई प्रसार कार्यकर्ता आए वो चीज़ें हमें सिखाए, बल्कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो गाँव के लोग हैं एक साथ मिल करके ऐसा कर सकते हैं कि हम आपको कुछ सिखा देते हैं और आपके पास जो नॉलेज हो वो नॉलेज आप हमें दे दीजिए। यानी कि एक साथ मिल करके सीखने सिखाने की प्रक्रिया चालू रहती है। जैसे गांव में कोई आ गया जानकारी वाला व्यक्ति, कोई विशेषज्ञ आ गया जिसको खेती के बारे में नॉलेज है, उसे किताबी नॉलेज होगा और वहाँ पे क्या करना है कि जो प्रयोगशाला से वो सीखा है उसके बारे में नॉलेज तो है, उसे प्रशिक्षित भी किया गया है। लेकिन जो व्यक्ति डेली प्रैक्टिकल कर रहा है उतना उसके जितना तो उसे नहीं हो सकता है, उतना ज्ञान तो उसे नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को किताबी नॉलेज है और एक व्यक्ति जो है वो प्रयोग कर चुका है, उस चीज़ का नॉलेज है। तो वो दोनों व्यक्ति क्या करेंगे, कुछ सीखेंगे भी। जो सिखाने वाला आएगा वो भी तो कोई चीज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख के ही जाएगा और कुछ समस्याएं देख के जाएगा, उसके आधार पर वो कार्य करना और प्रारंभ करेगा, कुछ और नई चीज़ों की खोज करेगा। तो ये जो प्रसार शिक्षा है इसकी आवश्यकता है इसलिए कि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, यानी कि वो व्यक्ति सीखेगा भी और सिखाएगा भी। इसके बाद है कि मानव व्यवहार में परिवर्तन हेतु, ये पहले ही हमने पढ़ लिया है, प्रसार शिक्षा का कार्य ही यही है कि हमें मानव के जो व्यवहार हैं, व्यक्तियों के व्यवहार हैं, उसमें परिवर्तन करना है। परिवर्तन क्यों करना है कि ये अपने जो व्यवहार हैं जिससे उनका जीवन स्तर निम्न भी बना हुआ है उनमें परिवर्तन कीजिए और उन्हें उच्च स्तर तक ले जाइए। इसके बाद देखिएगा कि जो हमारी प्रसार शिक्षा है इसकी आवश्यकता तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से प्रसार शिक्षा किन पहलुओं पे कार्य करता है, किस लिए कार्य कर रहा है, कि आखिर प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किन पहलुओं की बातें की जा रही हैं। तो मुख्य रूप से 3 बातें की गई हैं, जिसमें पहला है ज्ञान व जानकारी। ज्ञान व जानकारी के बारे में हमें अध्ययन करना है, कार्य कौशल के बारे में अध्ययन करना है और व्यक्ति की मनोवृत्ति व व्यवहार में परिवर्तन के लिए कार्य हमको करना है और अपने जीवन स्तर को इसके आधार पे ऊंचा उठाना है। अब हम बात करेंगे जो हमारी प्रसार शिक्षा है, उस प्रसार शिक्षा में आवश्यकता पहलू के बाद मुख्य रूप से बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरे प्रसार शिक्षा में जितना भी पढ़ना है उसमें हमें बस इतना पढ़ना है कि कोई गांव का व्यक्ति है, अनपढ़ समझ लो उसको, उसे कुछ नहीं आता है, उसे हमें क्या करना है, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और इसी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किन संसाधनों का प्रयोग करना है, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, उसके क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, किस प्रकार के संसाधन हो सकते हैं, किस विधियों के माध्यम से, यानी कौन से संचार माध्यम भी पढ़ने हैं। इस प्रकार से हमें एक सीक्वेंस से शिक्षा देनी है। लेकिन मुख्य रूप से संचार जो है प्रसार शिक्षा का इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ग्रामीण लोगों को शिक्षित करना है।
तो इसमें देखिएगा जो प्रसार शिक्षा है इसकी विशेषता की बात करनी है हमें कि क्या ऐसी चीज़ें होंगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्रसार शिक्षा है, और इसके साथ ही साथ कि ये किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। ये दोनों चीज़ें सेम एक ही जैसी है, चाहे उसे आप विशेषता में रख लीजिए या फिर किस सिद्धांत पे वो कार्य कर रही है प्रसार शिक्षा, चाहे उसको ध्यान में रख लीजिए। तो एक सीक्वेंस वाइज देखिएगा, इन दोनों हेडिंग्स को एक में ही इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा इसमें कि ये जो प्रसार शिक्षा है ये रुचियों और आवश्यकताओं का सिद्धांत है, यानी कि जो व्यक्ति है उसके पास उसकी जो इच्छा है, जो रुचि है, चाहे वो खेती से संबंधित हो, डेयरी से संबंधित हो, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो महिलाएं सीख रही हैं, अचार पापड़, ये सब चीज़ें जो सीख रही हैं, कोई भी हस्त कौशल सीखना चाह रही हैं, मतलब वो व्यक्ति की जो भी रुचि है उस रुचि के अनुसार ही हमें क्या करनी है, शिक्षा देनी है। गांव के लोगों को उनकी रुचि, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देना ही क्या है, प्रसार शिक्षा का कार्य होता है। इसके बाद है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। स्वैच्छिक शिक्षा मतलब जब यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ लिया व्यक्ति की रुचि के अनुसार, तो यहाँ उसी आधार पर समझना चाहिए कि स्वैच्छिक शिक्षा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सीखे, कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आओ मैं तुम्हें जबरदस्ती सिखाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी गांव में जाइए और कह दीजिए कि आपको कुछ आता वाता नहीं है, आप मेरे पास आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो गांव के लोग बड़े जिद्दी होते हैं, वो आपको बिल्कुल भी ऐसा करने नहीं देंगे और वो आपको 4 लोग मिलकर इकट्ठा होकर आपको खुद भगा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो व्यक्ति जो अपनी इच्छा से सीखना चाहता है उस प्रकार से आपको शिक्षा देनी है। इसके बाद है स्वयं की सहायता का सिद्धांत। अगर व्यक्ति क्या करता है, प्रसार शिक्षा सीख रहा है, तो जो गांव के लोग हैं वो अपनी स्वयं की सहायता कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। किसी से कोई ये अपेक्षाएं नहीं की जाएगी वो व्यक्ति मेरे लिए ये कार्य करे। जैसे गांव की महिलाएं हैं, उन्हें क्या दे दिया गया है कि उन्हें बस ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप घर का काम करिए। एक एक पैसे के लिए उन्हें क्या करना होता है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि पैसे को जो अर्जन करने का कार्य कर रहे हैं वो पुरुष वर्ग कर रहे हैं। तो इसमें प्रसार शिक्षा में ये बताया गया है कि गांव की जो महिलाएं भी हैं, पुरुषों के साथ साथ, पुरुषों को तो आगे बढ़ाना ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो गांव की महिलाएं हैं वो भी क्या कर सके, अपनी स्वयं की सहायता कर सकें। किसके माध्यम से, प्रसार शिक्षा के माध्यम से। इसके बाद है करके सीखने का सिद्धांत। इसमें ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से आपको पूरा सिलेबस दे दिया गया है, यहाँ लिख दिया जाए कि ये कृषि है, कृषि में इस प्रकार से पूरा सीक्वेंस वाइज स्टेप आप फॉलो करते जाइए और पढ़ते जाइए, इस प्रकार से आपकी खेती हो जाएगी। ऐसे नहीं करना है, बल्कि इसमें क्या करना है, आपको उनको थियरी नहीं पढ़ानी है, लेक्चर नहीं देना है गांव के लोगों को, बल्कि क्या करना है, उनको करके सिखाना है। आप उनको करके दिखाइए, वो करके सीख जाएंगे। ठीक है। इसके बाद है स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन का सिद्धांत मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की सहायता कर रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति अगर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंड है, तो इसका मतलब वो अपने स्वावलंबन के लिए कार्य कर रहा है, आत्मनिर्भर हो गया है। उसे किसी व्यक्ति से ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति मेरे लिए ऐसा कुछ करेगा तभी मैं अपने जीवन में उन्नति कर सकता हूँ, बल्कि वो स्वावलंबी बन सकता है। किसके माध्यम से, प्रसार शिक्षा के माध्यम से। इसके बाद है अनुनय विनय प्रोत्साहन का सिद्धांत, यानी कि अनुनय विनय, यानी कि आप उनसे रिक्वेस्ट भाव से, प्रेम पूर्वक आप उनसे कहिए कि मैं आपको उस कार्य को सीखने में मदद करूंगा जिस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमने इसके पहले ही आपको बताया कि आप उनको जाके कह दीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, आइए हम आपको सिखाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि एक प्रेम भाव से क्या करना है, उनसे अनुनय विनय करना है, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है और उन्हें क्या करना है, उन्हें उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्हें बताना है कि आप जो व्यक्ति हैं, आपके अंदर ढेर सारी कलाएं छिपी हुई हैं, आप ये वर्क को कर सकते हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग इस तरह से कार्य करके अपने फील्ड में आगे जा रहे हैं, आप भी इस कार्य को करिए। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करके हमें क्या करना है, उसके जीवन स्तर को आगे बढ़ाना है। तो इसके बाद देखिएगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि आप इस प्रकार से कार्य करिए और अपने जीवन स्तर को आप ऊंचा उठा सकते हैं। इसके बाद सहयोग का सिद्धांत। सहयोग के सिद्धांत में बताया जा रहा है कि
पूरा परिवार मिलके भी इस कार्य को सीख रहा है। एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को सिखा रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो विद्यालय गया, वहाँ पे पढ़ लिया और घर पे आया तो घर पे उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि घर पे कोई इंग्लिश मीडियम का पढ़ा लिखा नहीं है, उस बच्चे को कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि व्यक्ति जो भी सीख रहे हैं वो एक दूसरे की मदद से सीख रहे हैं। इसके बाद क्या है कि धीमी प्रक्रिया, जो प्रसार शिक्षा है वो क्या है, एक धीमी प्रक्रिया है लेकिन सतत विकास का सिद्धांत है। यानी कि ये प्रक्रिया जो धीरे धीरे चल रही है आगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक समय जाने के बाद ये रुक जाएगा। ये कोई विद्यालय की शिक्षा नहीं है कि एक समय जाने के बाद आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया है, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है, बल्कि इसमें क्या करना है, ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे ही चलेगी लेकिन कंटिन्यू चलेगी। आपके जीवन स्तर में एक नए कौशल आप सीख रहे हैं, वो कार्य को पूरा कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, फिर उस कार्य को कर रहे हैं। इस प्रकार से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद है संस्कृतियों के सम्मान का सिद्धांत। यानी कि आप जिस गांव में गए हैं, उस गांव में शिक्षा देने गए हैं, तो वहाँ की संस्कृतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वहाँ की क्या परंपरा है, वहाँ की क्या संस्कृति है। वहाँ जाके आप ये मत कहिएगा कि आपकी जो संस्कृति है उसके लोग ऐसा ही होते हैं, वहाँ की संस्कृतियाँ ऐसी हैं, इसी वजह से सब लोग पिछड़े हुए हैं, यहाँ के लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि उनकी संस्कृतियों का आपको सम्मान करना है और उस संस्कृतियों को ध्यान में रखते हुए ही आपको शिक्षा देनी है। जैसे अभी देखिए कि कुछ गांव परिवार में ऐसा है कि वहाँ पे लोग क्या हैं, कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन जो करना चाह रहे हैं आप उनको वो चीज़ें सिखाइए, ना कि ऐसी चीज़ें सिखाइए जो उनकी संस्कृतियों में आता ही ना हो। जैसे कुछ गांव में ऐसा है कि गांव की महिलाएं जो हैं वो बाहर नहीं निकल रही हैं। आप उनको जाके उनको बताइए कि आप घर में रह के कुछ कर ही नहीं सकती हैं, आप बाहर निकलिए तभी कुछ कर पाएंगे। ऐसा मत कहिए, क्योंकि वहाँ गाँव में जो और सीनियर लोग हैं जो वहाँ की संस्कृतियों का ध्यान रख रहे हैं वो आपको मार के भगा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, आपको उनकी संस्कृतियों का सम्मान करते हुए उनकी स्थितियों में, पहले ही आपको बताया गया कि उनकी परिस्थितियों को, उनकी जो वहाँ पे जो समस्याएं हैं उनको सुनिए आप, लेकिन उनकी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही आपको शिक्षा देनी है। इसके बाद है कि नमनीयता का सिद्धांत। नमनीयता का सिद्धांत का मतलब होता है कि आप जो शिक्षा देना उसमें लचीलापन होना चाहिए, कोई कठोर नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो है इतनी फीस होगी तभी मैं आपको शिक्षा दूंगा, अन्यथा शिक्षा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं करना है, बल्कि लचीलापन होना चाहिए कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको दूसरी चीज़ों के बारे में शिक्षा देंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको इलेक्ट्रिक चीज़ों के माध्यम से ही कोई चीज़ें सिखाई जाएँ। आइए हम आपको किसी और कौशल के बारे में सिखाते हैं जिसमें आपकी रुचि हो और जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हो उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके। यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें हम परिवर्तन करके आगे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उसमें बदलाव करके भी। इसके बाद देखिएगा तृणमूल, यानी कि शून्य से शिखर तक का सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट हम बता दें कि आप इस प्रकार से करिए, ये नियम फॉलो कर लीजिए और इस प्रकार से आप अपनी खेती में बहुत ही मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको शून्य से लेकर, यानी कि तृणमूल की बात की गई है, शून्य से शिखर तक सिखाना है आपको। छोटी चीज़ें जो हैं, छोटी चीज़ों से सिखाना, उनको प्रारंभ करिए, फिर आप उनको धीरे धीरे आगे ले जाइए। जैसे किसी बच्चे को ढेर सारे चैप्टर को पढ़ाना है तो आप डायरेक्ट क ख न पढ़ा करके डायरेक्ट आप उनको पूरा चैप्टर दे दे पढ़ने को, पूरा सेंटेंस पढ़ने को दे दे, क्या वो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको जिस विषय में नहीं पता है उस विषय में आप छोटी छोटी चीज़ों को पहले उनको सिखाइए, वो चीज़ें वो सीख जाए, उसके बाद आप उसमें आगे बढ़िए। इसके बाद है तृणमूल के सिद्धांत के बाद संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत। यानी कि जो प्रसार शिक्षा है इसके माध्यम से आप परिवार के जो भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को शिक्षा दे सकते हैं एक साथ। अगर कोई बच्चा जो विद्यालय जाएगा या गांव का कोई व्यक्ति विद्यालय जा रहा है, वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वहाँ पे बस वही एक ही व्यक्ति जा रहा है, या फिर हो सकता है कि घर के कई सदस्य जा रहे हो, कई बच्चे जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा फैमिली एक साथ सीख ले। बल्कि क्या होता है प्रसार शिक्षा में, ये विद्यालय की शिक्षा तो है नहीं,
ये तो प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा यानी कि अनौपचारिक शिक्षा है। तो इसमें क्या करना है कि जो सिखाने वाला व्यक्ति है वो परिवार के सभी सदस्यों तक पहुंच सकता है और सभी को शिक्षा दे सकता है। इसके बाद है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत, यानी कि जो व्यक्ति आपको शिक्षा देने आएगा वो व्यक्ति पहले खुद शिक्षित होगा, वो उस फील्ड में अच्छी जानकारी प्राप्त किया होगा, तब वो आपको सिखाने आया है। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रसार शिक्षा दी जाती है। ऐसे नहीं कि आपके सामने किसी अनपढ़ व्यक्ति को, या फिर गांव के लोग तो अनपढ़ हैं उनको सिखाना है, जो लोग, यानी कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं गांव के लोग अनपढ़ ही होते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो प्रसार शिक्षा दी जा रही है ना, ऐसे लोगों को दी जा रही है जिनको नहीं आ रही वो चीज़ें, शिक्षा जगत में वो नहीं जा रहे हैं, बेरोजगार हैं, उन कौशल की कमी है, वो सारी चीज़ें सिखानी है हमको। तो हमें क्या करना है, जो विशेषज्ञ हैं, जो शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, वो लोग आके आपको शिक्षा देंगे। इसमें कोई डरने की समस्या नहीं होती है। इसके बाद है प्रजातांत्रिक पहुंच का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक पहुंच का सिद्धांत का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि एक फाउंडेशन दे दें हम आपको कि मैं जो कहूँगा वही आप करेंगे, आप अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे। गांव के लोगों को आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको प्रसार शिक्षा देनी है। आप पहले वहाँ के सभी लोगों की बातों को सुनिए, जो भी वहाँ के लोग हैं, जो कि उस गांव की प्रजा है, उनकी बातों को सुनिए, उनकी समस्याओं को सुनिए। जिस प्रकार से वो सीखना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप सिखाएं उसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संतुष्टि का सिद्धांत। कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो क्या करता है, उसमें उस व्यक्ति को तब तक सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक वो व्यक्ति खुश नहीं हो जाता जब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलती अपने कार्य को करके। तो कार्य व्यक्ति चाहता है कि ऐसा कार्य करे कि उस व्यक्ति को संतुष्टि मिले, और वो कार्य पे संतुष्टि तभी प्राप्त कर पाएगा व्यक्ति जब उसमें उस व्यक्ति को सफलता मिलेगी। तो इसका मतलब है कि प्रसार शिक्षा जो है वो आप उस व्यक्ति को इस तरह से सिखाइए कि वो उस व्यक्ति को उस कार्य को करके संतुष्टि प्राप्त हो, ठीक है। और व्यक्ति को संतुष्टि कब प्राप्त होगी, जब उस कार्य को करने का प्रतिफल उसके जीवन में कुछ दिखाई देगा। यानी कि अगर वो व्यक्ति उस कार्य को सीख तो लिया, लेकिन उससे अगर वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है कि हाँ इस कार्य को हमने तो सीखा और मेरा जीवन स्तर आगे बढ़ रहा है, तभी उस व्यक्ति को क्या होगी, संतुष्टि मिलेगी। इसके बाद है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत का मतलब होता है समानता ले आना। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग के लोगों को आप जाके गांव में शिक्षा दे आइए। जो लोग पहले से ही बड़े हैं, शिक्षित हैं, कौशल है उनके पास रोजगार है, ऐसे लोग तो ऊंचे स्तर पे हैं ही। बल्कि आपको क्या करना है कि जो निम्न वर्ग के लोग हों उनको भी आप उठा करके कौशल सिखा करके उच्च स्तर के लोगों तक ले जाइए। ऐसे सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसके बाद स्थानीय संसाधनों का सिद्धांत, यानी कि जो जिस स्थान, जिस समुदाय, जिस क्षेत्र में वो व्यक्ति है, वहाँ पे जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का प्रयोग करके ही हमें शिक्षा आगे देनी है। ये पॉइंट आपने पहले भी पढ़ रखा है। इसके बाद है देखकर विश्वास करने का सिद्धांत। आप लोग देखते होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इंटर कॉलेज वगैरह में या फिर क्लास 8 तक के स्कूल जो होते हैं, वहाँ देखिए विद्यालय में समय समय पर कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ कलाएं सिखाते हैं, कुछ कागज़ को काट करके कटिंग करना सिखाते हैं, कुछ कढ़ाइयाँ करना सिखाते हैं। तो पहले क्या करता है, वो जो व्यक्ति आता है पहले वो आपको करके दिखाता है कि आप इस प्रकार से करिए तो ये पेज का इस प्रकार से कलर चेंज कर सकते हैं, आप लोग इस रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, ये डिज़ाइन बना सकते हैं, इस प्रकार से आप कढ़ाई कर सकते हैं, कितनी आसानी से कढ़ाई हो जा रही है, किस प्रकार से पेंटिंग हो जा रही है, किस प्रकार से फूल पत्तियाँ बन जा रही हैं, किस प्रकार से चिड़िया बन जा रही है। इसका मतलब है कि पहले जो प्रसार कार्य करता है वो आपको क्या करके सिखाएगा कि आपको कुछ करके दिखाएगा उस कार्य को, फिर आप क्या करेंगे, उस चीज़ को देख करके आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें सही हो रही हैं, फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, उस कार्य में रुचि लेगा। इसके बाद है शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत, यानी कि जो गांव के लोग हैं ना उनको शिक्षित करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा कि वो जो व्यक्ति हैं वो देख कर सीख रहे हैं, या फिर जो श्रव्य साधन हैं, दृश्य श्रव्य साधन हैं, या फिर प्रयोगशाला में तो वो जा नहीं सकते हैं लेकिन प्रयोग करके आप उनको दिखा सकते हैं। इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके ही लोगों को क्या करना है, शिक्षित करना है। इसके बाद है अनौपचारिक
शिक्षा का सिद्धांत। ये जो जितने भी पॉइंट आप लोग देखे अभी तक ग्रामीण प्रसार शिक्षा में गांव के लोगों को शिक्षित करने के लिए, ये सारे पॉइंट्स जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, वो शिक्षा क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो इसके बाद हम आप लोग को पहले यही पॉइंट समझा देते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा आखिरकार होती क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। इससे पहला पॉइंट देखिएगा कि औपचारिक शिक्षा जो होती है वो कक्ष या संस्थागत शिक्षा होती है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है, जो इस प्रकार से आप विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, फिक्स है कि आपका विद्यालय का समय क्या है, एक संस्था फिक्स है कि इस संस्था में हम अपना एडमिशन करवाए हुए हैं, इस संस्था में हमें शिक्षा लेनी है, तो ये क्या होगी? औपचारिक शिक्षा हो गई। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, इसमें कोई संस्था फिक्स नहीं है। व्यक्ति अगर घर पे सीखना चाहे तो उसे व्यक्ति को घर पे सिखाना है। उस व्यक्ति को कृषि के बारे में खेत में जाके सीखना है तो वहाँ जाके सिखाना है। उसके बाद जहाँ पे पशु वगैरह बांधे गए हैं, पशु के बारे में, डेयरी के बारे में जो चीज़ें सीखनी है उन सब के बारे में सिखानी। यहाँ पे स्थान फिक्स ही नहीं है। रास्ते में जाते वक्त व्यक्ति कोई चीज़ देख रहा है, वहाँ पे सीखने की इच्छा हो रही है तो वहाँ रुकेगा, लोगों से पूछेगा कि भाई इसके बारे में किस प्रकार से आप कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे भी सिखा दीजिए। तो यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है वो औपचारिक नहीं है, कोई संस्थागत नहीं है, बल्कि वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। वहाँ पे कोई संस्था फिक्स नहीं है। इसके बाद देखिएगा दूसरा पॉइंट जो है, औपचारिक शिक्षा में समय निश्चित होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में समय निश्चित नहीं होता है। वो चीज़ें हमने पहले ही बताया कि औपचारिक शिक्षा जो होती है, जब वो एक संस्था का शिक्षा है तो वहाँ पे समय भी फिक्स है कि इतने समय के बीच में आपको आना है, इतने से इतने समय के बीच में आपको शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है आपको सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही सिखाऊंगा, आपके पास टाइम हो तो सीखिए, नहीं तो मत सीखिए। ऐसा करना ही नहीं है। आपने विशेषता में अभी पढ़ा कि ये जो शिक्षा है इसमें लचीलापन आपको लाना है, उस व्यक्ति की रुचि और आवश्यकता के अनुसार लाना है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने पहले बताया कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत है। तो इसमें यही कहा गया है कि वो व्यक्ति जब खाली हो, दोपहर में खाली हो, शाम में खाली हो, सुबह में खाली हो, जिस भी टाइम वो व्यक्ति सीखना चाहे उस समय में आपको क्या करना है? वो शिक्षा देनी है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में उस व्यक्ति के अनुसार या रुचि के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। आप लोग देखिए, विद्यालय में एक क्लास का पूरा सिलेबस फिक्स है, आपको ये शिक्षा दी जाएगी, इतने समय में दी जाएगी, ये आप सीख लिए, ठीक है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है उसमें ऐसा कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, क्योंकि ये अनौपचारिक शिक्षा दी जा रही है गांव के व्यक्ति की रुचि के अनुसार। कोई व्यक्ति अचार बनाना सीखना चाहता है उसको वही सिखाइए, कोई सिलाई सीखना चाहता है तो वही सिखाइए, कोई कृषि करना चाहता है तो वही सिखाइए, मत्स्य पालन सीखना चाहता है वही सिखाइए, डेयरी प्रोडक्ट को तैयार करना चाहता है, घी, पनीर, मक्खन इत्यादि का उत्पादन करना चाहता है तो आप उसको वही सिखाइए। तो इसका सीधा मतलब है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है? एक लचीली शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है। इसके बाद है अनौपचारिक शिक्षा निश्चित व्यक्ति द्वारा दी जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई व्यक्ति निश्चित नहीं होता है। आप किसी के द्वारा भी सीख सकते हैं, प्रसार कार्यकर्ता जो भी आएगा उसके द्वारा भी सीख सकते हैं। समय समय पर देखिएगा विभिन्न प्रकार के ब्लॉक्स के थ्रू, जो तहसील ब्लॉक होता है वहाँ से जो लोग आते हैं वो सिखाते हैं, या फिर गाँव में जो चाहे वो चिकित्सा के बारे में हो या फिर ऐसी कोई जागरूकता के बारे में हो, इन सब चीज़ों के बारे में सूचनाएं देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए लोग आते रहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति फिक्स नहीं होता है। जबकि आप औपचारिक शिक्षा जो संस्थागत शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा है, उसमें आप देख रहे हैं कि आपको टीचर फिक्स कर दिया गया, इस टीचर के अंतर्गत रह करके आपको ये पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करनी है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद देखिएगा कि औपचारिक शिक्षा जो है उसमें आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। इसका अर्थ है कि जो औपचारिक शिक्षा आप सीखते हैं, किसी क्लास में आपने एडमिशन लिया है तो एक समय के बाद आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी, और परीक्षाएं लेने के बाद क्या होगा? आपको एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप इस कक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं।
जबकि अनौपचारिक शिक्षा में आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप अपने जीवन में उसका प्रयोग करिए, आपको उसका कोई भी प्रमाण पत्र दिया नहीं जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा इतना पॉइंट हम कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा क्या, प्रसार शिक्षा का इतिहास। ये नॉर्मल हमने इतना समझा था कि प्रसार शिक्षा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके पहलू क्या है, इसकी विशेषता सिद्धांत क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। अब हम बात करेंगे कि जो प्रसार शिक्षा है उसका इतिहास क्या है। ये है हमारा अब प्रसार शिक्षा का इतिहास, जिसमें ये सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रसार शिक्षा का जब इतिहास शुरू हुआ, आज जैसा है क्या ऐसे ही पहले भी था? नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो सबसे पहले क्या करना था कि कृषक लोग जो थे उनको ऊंचे उठाने की बात की जा रही थी, और ज़्यादातर जो आबादी है वो किसकी है, कृषकों की है। तो कृषक को ऊंचा स्तर पे ले जाने के लिए ये चीज़ें शुरू की गई थी। तो इसमें देखिएगा कि प्रसार शिक्षा का जो उद्भव हुआ वो सबसे पहले ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में हुआ, जहाँ पे रिसर्च के थ्रू क्या देखा गया था कि प्रसार शिक्षा देना इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं है। इसके बाद एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है, यहाँ पे 1873 में सर्वप्रथम कृषकों तक संबंधित जानकारी पहुंचाने हेतु प्रसार शिक्षा का प्रयोग किया गया। तो उद्भव आपने देखा कि ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में हुआ था, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में सर्वप्रथम कृषकों से संबंधित जो जानकारियां थी उनको उपलब्ध कराने के लिए प्रसार शिक्षा का प्रयोग किया गया था। ये इतिहास की बात अभी तक की जा रही है। इसके बाद ये एक्सटेंशन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, यानी कि सबसे पहले एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो नाम है बोरहिस। बोरहिस जो है, इन्होंने 1894 में सर्वप्रथम एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग किया था। जबकि लैटिन भाषा में तो ये एक्सटेंसिव था, जिसका अर्थ था बाहर की तरफ फैलाव, लेकिन एक्सटेंशन शब्द ले आया किसने, बोरहिस ने 1894 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। अब हम बात करेंगे कि जो प्रसार शिक्षा ये हमारा है, इसके जनक कौन है। तो सबसे पहले देखिएगा कि डॉक्टर जेपी लिंगन, आपसे पूछा ये जाए कि प्रसार शिक्षा के जनक कौन हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो विश्व स्तर पे पूछ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश भारत के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिएगा डॉक्टर जेपी लिंगन जो है, जो कि यूएसए के रहने वाले थे, ये जो है विश्व स्तर पर इन्होंने प्रसार शिक्षा की बात की थी। सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत किया था विश्व स्तर पर। और अगर अपने हम इंडिया की बात करें, भारत में बात करें, तो यहाँ पे डॉक्टर के.एन. सिंह जो है, इन्होंने भारत में प्रसार शिक्षा की बात की थी और इन्हें भारत के लिए जाना जाता है सबसे पहले। और यूनिवर्सिटी स्तर पर प्रसार शिक्षा के लिए किसको जाना जाता है, जेम्स स्टुअर्ट। ये तीनों नाम इम्पॉर्टेंट हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। वनडे एग्ज़ाम अगर आप प्रिपरेशन करते होंगे तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि विश्व स्तर पर प्रसार शिक्षा डॉक्टर जेपी लिंगन, भारत के स्तर पर अगर देखा जाए डॉक्टर के.एन. सिंह, और फिर यूनिवर्सिटी में विस्तार शिक्षा के लिए अगर कोई प्रसिद्ध है तो वो सबसे पहले कौन थे, जेम्स स्टुअर्ट थे। अब हम बात करेंगे कि ये तो रहा हमारा पहले प्रसार शिक्षा का इतिहास, कहाँ से निकल कर आया, कहाँ से इसका प्रयोग किया गया। लेकिन अब बात करेंगे कि अपने भारत में प्रसार शिक्षा के प्रसार का प्रयास किस प्रकार से किया गया। तो जिस प्रकार से यहाँ हमने देखा था कि सबसे पहले कृषकों के लिए प्रयोग किया गया था, वैसे ही सेम वही बातें अपने भारत में भी लागू होंगी। तो इसमें देखिएगा कि भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों, यानी कि भारत के जो कृषक लोग थे उनके लिए जो रिसर्च की गई, किस लिए की गई कि कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। एक संस्था की स्थापना की गई, एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जिसमें कृषि से संबंधित या फिर कृषि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों की खोज के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। और इस संस्था की स्थापना कहाँ पे की गई, पूसा, ये कहाँ पे है, बिहार में। पूसा बिहार में सन 1908 ईस्वी में की गई थी। इसको शॉर्ट में IARI के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा इंडियन, आई से इंडियन, ए से एग्रीकल्चर, र से रिसर्च, और फिर इंस्टीट्यूट, आई से इंस्टीट्यूट, ये नाम दिया गया था।
और अब इसको क्या किया गया सन 1936 में, ये 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन देखिएगा इसके बाद कि 1936 ईस्वी में इसी संस्थान को नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। सन 1936 ईस्वी में क्या किया गया था कि इसको नई दिल्ली में इसी संस्था को स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखिए इस संस्था का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था। इस संस्था का उद्देश्य था कि जो फसल उत्पादन है कृषकों का, उस फसल उत्पादन को बढ़ाने हेतु उत्तम कोटि के यानी कि अच्छी गुणवत्ता के लिए बीज उपलब्ध कराना, कीटनाशक दवाओं का उपलब्ध कराना, उर्वरक और खाद का उपलब्ध कराना। इसके बाद है नई नई तकनीकों की खोज कि किस प्रकार से आप खेती में सहयोग करने वाले जो उपकरण हैं उनकी खोज करना। ये सारे कार्य किसके थे? IARI के थे, जो कि 1908 में स्थापना इसकी हुई थी। कहाँ पे? पूसा बिहार में हुई थी। 1936 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया था? नई दिल्ली में लाया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे कि 1928 ईस्वी में फिर क्या हुआ। 1928 में ICAR, जिसका फुल नेम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR की स्थापना हुई। और इसमें क्या किया गया था? ICAR के अंतर्गत इसमें पशुधन यानी कि चाहे वो बकरी, भेड़, मतलब कोई भी जानवर है जो पशु हैं, और फिर डेयरी साइंस, पशुधन है तो क्या किया गया था? डेयरी साइंस यानी कि पशुओं से प्राप्त होने वाले जो दुग्ध वगैरह थे उनसे कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट तैयार किए जाए, डेयरी साइंस। फिशरी साइंस यानी कि जो मत्स्य पालन है। वेटनरी साइंस का मतलब होता है पशु चिकित्सा। इसके बाद है जैसे विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था किसने किया था? ICAR ने की थी कि विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था एवं इनके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन किया? ICAR ने। यानी कि नॉर्मल अगर हम जानना चाहें तो ये बात है कि 1928 में ICAR की स्थापना हुई, जिसमें पशुधन को बढ़ावा देने हेतु क्या किया गया था? डेयरी साइंस का, मत्स्य जो वर्ग है मत्स्य पालन का, उसके बाद है वेटनरी साइंस का, इन सब की शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। और पाठ्यक्रम निर्धारित करने के आगे देखिए क्या हुआ। बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज ने साबौर में प्रसार शिक्षा को स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई के लिए सन 1955-56 में प्रारंभ किया। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस शिक्षा को एक जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर स्तर तक कहाँ पे ले आएगा? सबसे पहले बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज ने साबौर में प्रसार शिक्षा को स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई में कब? 1955 और 56 में प्रारंभ किया था। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो होम साइंस के अंतर्गत भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं, और जो होम साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें ICAR ASRB के जो इसका एग्ज़ाम करवाती है इसके अंतर्गत भी आप लोग देखते होंगे जो नेट के एग्ज़ाम होते हैं। जिस प्रकार से UGC नेट का एग्ज़ाम हर स्टूडेंट देता है, आर्ट सेक्टर वाले, और फिर जो साइंस सब्जेक्ट वाले हैं उनका अलग से कराया जाता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं वो ICAR के अंतर्गत इनका करवाया जाता है, जिसका एग्ज़ाम ASRB करवाती है। तो उसमें देखिएगा कि इसमें होम साइंस के स्टूडेंट को भी मौका दिया जाता है कि वो भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमारा ये आज की क्लास में रहा कि प्रसार शिक्षा जो है उसका इतिहास क्या रहा, भारत में इसकी प्रसार शिक्षा का किस प्रकार से प्रयास किया गया, और इसके साथ ही साथ हमने प्रसार शिक्षा को समझा, उसकी विशेषताएं को समझा था, और फिर इसके बाद औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ये सारी क्या है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।